नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मेरा नाम केशव पांचाल है। और जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें करने से बार बार बाज नहीं आ रहा, कल देर रात हमने देखा कि जिस तरह से उसने भारत पर हमला किया और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और लगातार जो नागरिक हैं, आम नागरिक भारत के, उनके घरों तक वो हमले करता दिखाई दे रहा है। इन सब मसले पर बात करने के लिए कर्नल वीरेंद्र शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं और 71 की जंग लड़ी है और बहुत युद्ध को बखूबी समझते हैं। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने 71 की लड़ाई देखी सर, और बहुत जबरदस्त तरह से आपको फिर सम्मानित किया गया वीर चक्र से। सर, सवाल ये है कि युद्ध चल रहा है और जाहिर सी बात है ये कोई रिमोट कंट्रोल गेम तो है नहीं। अब आगे भारत की क्या कुछ नीतियां रहने वाली हैं, क्योंकि भारत हमेशा से सक्षम तो लग रहा है, मगर आगे किस तरह की चीजें हम देखेंगे? धन्यवाद केशव। पहले तो बहुत अच्छा आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। देखिए, भारत की हमें अब ऐसा समय आ गया है जो कि परिस्थितियों को देखकर अभी आगे की रणनीति बनानी पड़ेगी। जहां तक पहलगाम का सवाल था, कल जो हमारा हमला हुआ, 9 जगह स्ट्राइक किया और उनके 9 ठिकाने दहशतगर्दों के नेस्तनाबूद कर दिए। उसके बाद भी 1 दर्जन और बाकी हैं। 21 जगह आइडेंटिफाई की गई थी। पहले तो उन 12 जो और बाकी हैं उनसे निपटना है। हो सकता है वो कहीं शिफ्ट कर जाएं, उसका भी ट्रैक रखना है। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह मिट्टी में न मिला दिया जाए, तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर आपका केशव ध्यान ले जाना चाहूंगा, और आपके जितने भी टीवी देख रहे हैं लोग उनका। बहुत पिछले इतिहास में जाएं तो पृथ्वीराज चौहान गौरी को माफ करते गए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 17 बार माफ किया, पर वो सुधरा नहीं। फिर भी उसने उनकी आंखें निकाली। इसी तरह से अपने देश में अगर देखा जाए तो हमारी फौजें बहुत विनिंग स्प्री पर थी, एडवांस कर रही थी। पर हमने एक बड़ी भारी चूक की 47 में, जब प्रीमेच्योरली सीज फायर कर दिया और बहुत रहमदिल हो गए, जिसका आज तक हम खमियाजा चुका रहे हैं। आज तक उसकी भरपाई हो रही है। आज तक पीओजे पर पाकिस्तान का कब्जा है। आज तक हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई वारदात होती है। वो उस इलाके का दहशतगर्दी के कैंप बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जब जी पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता है, बलूचिस्तान अलग जाने को पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा पर उनका काबू निकल गया है। मैकमोहन लाइन को वो मानते नहीं हैं तालिबान। उनकी अंदरूनी हालत ऐसी है कि उनकी पब्लिक ने फौज का आदर करना छोड़ दिया है। उनके चीफ जो चूहे की तरह से आसिफ मुनीर छुपे हुए थे, उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक जबरदस्त टूट फूट है। उसके बाद जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी जी को विलंबित करके, सस्पेंड करके, हमने जो उनको पानी की मार देनी शुरू की है, इन सब जी चीजों से पाकिस्तान खस्ता हालत में है। और अगर आज हम एक डिसाइसिव कदम लेते हुए या तो पीएचओके को खाली कराएं, या फिर पाकिस्तान की सिर्फ टेरर नहीं, उनकी लड़ने की शक्ति को नस्तानाबूद ना करें, तब तक मैं समझता हूं ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा। हमने बालाकोट किया, वो 3-4 साल का रहा। उसके पहले उड़ी किया था, तो 3 साल का असर पड़ा था, 16 से 19 तक। 19 से अब 25 पर आकर उन्होंने फिर ही बालाकोट के बाद वारदात कर दी। अब और 2-4 साल, 5 साल रुकेंगे, फिर पनप जाएंगे, फिर संभल जाएंगे और फिर अटैक करेंगे। तो उसको जब तक हम पूरी तरह उनकी शक्ति जो है
उनकी जो विल पावर है लड़ने की, उसको नेस्तनाबूद न करें, तब तक मैं समझता हूँ ऑप सिंदूर चलना चाहिए। और उसको नेस्तनाबूद करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिस जी तरह बिलोच आजाद हो जाना चाहते हैं, जैसा वो 47 में थे। बलूचिस्तान एक अलग देश था, अंग्रेजों से जुदा हुआ था, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। तो बलूचिस्तान को आजाद होने दें जी हम। बिल्कुल कर्नल साहब, हेलो। ये भी मान के चलें, क्योंकि जब हमने 71 देखा, उसके पहले लड़ाई देखें और इंदिरा गांधी का वक्त देखें, और हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हमने होते हुए देखे। अब इसके बाद आपको लग रहा है, क्योंकि बीएलए की बात करें, बलूचिस्तान की जो फौज है वो लगातार बड़ी जबरदस्त तरह से भारत के आपकी खिलाफ, आवाज चली ये गई। कह लीजिए भारत के समर्थन में और पाकिस्तान के खिलाफ उतरती दिखाई दे रही है। तो जिस हाँ तरह हाँ हाँ, मैं 71 सुन पा के रहा बाद उनके 2 टुकड़े किए गए थे, उसी तरह आज हूँ। जी उनके 4 टुकड़े करने की आवश्यकता है। और जब तक ऐसा हम सख्त कदम नहीं लेंगे, तब तक ये जितनी बार पनपेंगे, उतनी बार ये हमें फिर डंक मारने की और फिर हमें काटने की कोशिश करेंगे। जहरीले सांप को सिर्फ मारना काफी नहीं होता, मार के उसका सिर भी कुचला जाना चाहिए। और आज उस बात की सख्त आवश्यकता है। कर्नल साहब, सुना आपने भी पिछले दौरान प्रधानमंत्री और अपने सेना के अधिकारियों को लेटर लिखा था कि आप अभी भी जंग में जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैंने जंग के लिए ऑफर किया है। और मेरी यंग एज है, 84 का हूं मैं। महाभारत में सब पांडवों की उम्र मुझसे ज्यादा थी। तो मैं कर्नल तो साहब, जवान तो हमेशा जवान ही रहता है, कभी वो जी बुजुर्ग होता ही नहीं। खैर, अगर ये युद्ध चल रहा है और बहुत अच्छा प्रकाश डाला है आपने, मगर कर्नल साहब, उस समय जब 71 की लड़ाई हुई तो सुना आप पाकिस्तानी मेजर से हाथापाई पे उतर आए, और मतलब आपने बड़ी पिटाई करी थी उस समय। हाँ, आज वो कहानी शायद वो सुना सकते थे, पर माँ भवानी की कृपा कि वो कहानी मैं सुना पा रहा हूँ। वो भी जी योद्धा थे, वीर थे अपने देश के। और वही कर रहे थे अपने देश के लिए जो मैं हम्म अपने देश के लिए कर रहा था। और पाकिस्तान आर्मी की तो साइकोलॉजी अलग है, वो तो पर्सनल और धार्मिक शत्रुता बनाते हैं। तो हम हम्म तो योद्धाओं का आदर करते हैं। मैंने उनकी पूरी बहादुरी उनकी डेड बॉडी के साथ लिख कर भेजी थी कि बहुत वीरता से लड़े वो। और उनका एक कुछ इंश्योरेंस के कागज कर्नल थे। साहब, अभी भी वो टाकों के निशान है, 271 टाके अभी भी आपके शरीर पे वो जुनून देते हैं। हाँ, टांकों के निशान कहाँ जाएंगे, अभी भी हैं। हम्म। तो ये आतंकवाद पाकिस्तान से पूर्णतः खत्म हो, इसके लिए क्या कुछ निर्णायक भूमिका रहनी चाहिए, आप सरल भाषा में समझा पाए हमारी ऑडियंस को तो। देखिए, ये सिर्फ 9 अड्डे उनके तबाह करना काफी नहीं है। पहली बात तो जी 12 अड्डे उनके और हैं। ये हेडक्वार्टर से, ये ट्रेनिंग सेंटर से, ये इंडोक्ट्रिनेशन और ब्रेन वॉशिंग करते थे वो। तो ये मेजर जगह थी जिन पर हमने स्ट्राइक किया है। और उनके लॉन्चिंग पैड और 12 आइडेंटिफाइड जगह और हैं। टोटल 21 थी। तो एक तो हम्म उन 12 को भी हमें तबाह करना पड़ेगा, नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। पर उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो विल टू फाइट, आज देखिए उनके पास अनाज नहीं है। 600 हम्म रुपए की उनकी आटे की बोरी आती है, 350 रुपए लीटर वो पेट्रोल खरीदते हम्म हैं। उसके बाद भी वो प्रयास कर रहे हैं हमसे शत्रुता करने का। तो ऐसी हालत में जब तक उनकी ये विल टू फाइट खत्म नहीं होगी, तब तक हमें हम्म, अपना ऑपरेशन रखना पड़ेगा। हो सकता है वो कुछ समय जी के लिए चुप कर जाए। और उसके परमानेंट जो इलाज हैं, वो है जैसा कि इंडस वाटर हम्म ट्रीटी को दिया। आज सतलज के हमने स्लूस गेट्स खोल दिए हैं। आज सतलुज को फ्लड किया जा रहा है। जब तक ये फ्लड जी पाकिस्तान में जाकर बाढ़ लाएगा, मेरा ख्याल एक और सबक उन्हें मिल जाएगा कि सिर्फ हमारे मिसाइल ही कारगर नहीं है, हमारा पानी भी कारगर है। और बिलावल भुट्टो जो कहते थे कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, मैं उन्हें साफ करना चाहता हूँ कि खून बहेगा बिलावल, तो वो तुम्हारे देशवासियों का बहेगा। पानी बहेगा
तो कर्नल हमारा साहब, भेजना। जी, हाँ कर्नल मानिए साहब, एक भाई। सवाल ये अहम है क्योंकि नहीं नहीं कर्नल साहब, मैं माफी चाहूंगा आपको रोका। कर्नल साहब, सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जिस तरह से हमने युद्ध देखा और पिछले जब पहलगांव का जवाब हमने दिया और आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद हमने देखा कि आतंकवादियों की लाश पर पूरी जो पाक फौज थी वो हमने सजदा करती हुई देखी। तो आपको लगता है कि हम अपने हेलो, आवाम की भी सच्ची नहीं हो पा रही, आवाम के साथ भी गद्दारी करती दिखाई दे रही है? उनकी आवाम है ही दहशतगर्द। आपने कहीं ये मिसाल सुनी है कि किसी देश का नेशनल फ्लैग दरिंदों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाए? दहशत गर्दों के ताबूत पर उन्होंने अपने मुल्क का झंडा बिछाया हुआ था, जो बड़ी साफ तौर पर जाहिर करता है कि टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी। और उसके बाद ये देखना चाहिए एफएटीएफ को, ये देखना चाहिए वर्ल्ड बैंक को, जो उनको और पैसा देने के लिए अभी स्कीम बना रहे थे, शायद आज या कल में हो जाना चाहिए था वो। तो उनको ये सब होल्ड करना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी असली औकात बतानी चाहिए। एफएटीएफ को उनको ग्रे नहीं, ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अभी तो उन्होंने पूरा सारी दुनिया को बता दिया कि उनकी नेशनल पॉलिसी दहशत गर्दों के साथ है। दहशत गर्दों की बॉडीज के लिए वो नेशनल फ्लैग बिछाते हैं और उनके सजदा करते हैं जाकर, जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा अच्छा काम करके वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस तरह के टेरर और जिस ये तरह का कर्नल साहब, ये जो अभी मौजूदा समय में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी है और विदेश मंत्रालय को हम लगातार एक्टिव देख रहे हैं, आपको लगता है ये सही दिशा में जा रही है? और शाम दाम दंड भेद के तहत जिस तरह से रणनीति के तहत पूरा जाल बिछाया जाता है, पाकिस्तान उस जाल में फंसता दिखाई दे रहा है आपको? मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है। जो कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री ने 11 लोगों की, जिसमें तीनों चीफ हैं, 3 पुराने चीफ हैं और पुलिस के एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग के एक्सपर्ट्स हैं, सीआईडी के एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स हैं। और वो 11 लोग जो देश की क्रीम कहूंगा मैं इस युद्ध में, जो बहुत बेहतरी एडवाइस दे सकते हैं, उन सबको बनाकर उन्होंने जो स्कीम बनाई है, मुझे उस पर पूरा पूरा विश्वास है और उस पर अमल किया जाए। और मैं पूरे देश को ये आह्वान करता हूं कि ये एक ऐसा समय है जब हर किस्म का भेदभाव, वो धर्म का हो, जाति पाति का हो, वो रीजन का हो, वो पॉलिटिकल हो, वो नॉन पॉलिटिकल हो, हर भेदभाव को मिलाकर हमें अपनी सरकार के साथ स्वर में स्वर मिलाकर बोलना चाहिए। हमें अपनी फौजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और भारत माँ के तिरंगे का मान रखना चाहिए। विजय अवश्य हमारी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जी केशव। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल साहब, और एक आखिरी सवाल कि ये एक आखिरी सवाल ये कि हिंदुस्तान के बीच ही एक तबका ऐसा भी है जो अब सामने आकर कह रहा है कि जिस तरह से आर्मी कार्रवाई कर रही है उस तरह से नहीं करनी चाहिए, और जो मतलब कह दीजिए बरसाती मेंढक फुदकते हैं बरसात में, और तरह तरह के बयान इंडियन आर्मी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अभी भी कई लोग ऐसे दे रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उनका भी पानी बंद कर देना चाहिए, उनका भी हुक्का पानी बंद करना चाहिए। टैं टैं करके अपने आप चुप कर जाएंगे। कुछ लोग ऐसे जरूर ठीक होते है, हैं। एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप, जी 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 जी, पूरा करें। मैं ये कह रहा था कि उनका भी हुक्का हाँ पानी पूरा बंद करें कर देना कर्नल चाहिए। साहब। उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए, वो टैं टैं करके चुप हो जाएंगे। हर देश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुशी में खुश नहीं हो सकते, जो कंफर्ट में डिस्कंफर्ट फील करते हैं, जिनको अमन चैन की जिंदगी पसंद नहीं होती। और अब तो हमारे यहाँ ये साबित हो गया, जब से हमने वो वीजा करने की
बंद करने का फैसला लिया कि 5 लाख स्त्रियां ऐसी हैं जो पाकिस्तानी शौहरों के बच्चे पैदा कर रही हैं। 5-5, 10-10 बच्चे भी उन्होंने पैदा किए हैं जी और जी। अभी उनके भी बच्चे होने लगे हैं। तो लगभग 25 लाख हमारे यहाँ ऐसे लोग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं। 25 लाख के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जिनके के बाप पाकिस्तानी हैं। और जो बाप पाकिस्तानी हैं तो वो तो पेट्राचल सोसाइटी है, हमारी मेट्राचल सोसाइटी। हम माता को मानते हैं, भारत माता, देवी माता, वो पेट्राचल सोसाइटी है। तो जिनके बाप पाकिस्तानी हैं उनका विचार पाकिस्तानी होना स्वाभाविक है। और यही वो लोग हैं जो हमारे किसी भी धार्मिक त्योहार पर, होली पर, दिवाली पर, जिनको सबसे ज्यादा कष्ट होता है और निकलकर पत्थर मारने शुरू कर देते हैं। ये एक रेडी फोर्स है 20-25 लाख लोगों का जिनके बाप पूरी तौर पर पाकिस्तानी है, ऑफिशियली पाकिस्तानी है, शादी करके उनकी माताएं पाकिस्तानियों के साथ उनको जन्म दिया है। तो जब ऐसे 50 लाख की आबादी आपके यहाँ हो तो कहीं भी कोई जुलूस निकलता है जो उनके धर्म का नहीं है तो उसमें अड़चन पैदा करते हैं। अब पुंछ में क्या किया उन्होंने? गुरुद्वारे पर हमला, ग्रंथी पाठ करता हुआ मर गया, दूसरा उसका तबलची और एक असिस्टेंट जो पाठ में सहायता करते हैं, वो 3 लोग सबसे पहली कैजुअल्टी हुए जो उन्होंने पुंछ में आर्टी शेलिंग करके और गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया। तो जिस देश की इस तरह की प्रथा हो, इस तरह के इरादे हों, जी। उनके ऊपर तहस तरस करके या ये ऑपरेशन खत्म कर दिया जाए, ये गलती हम पृथ्वीराज चौहान से लेकर और 47 में पंडित नेहरू तक और उसके बाद मैडम गांधी ने कि 93,000 इनके कैदी चले जाने दो, अपने 78 वापस नहीं लिए। जो इलाके हमने कब्जा कर दिए थे वो तकरीबन 170-180 स्क्वायर किलोमीटर जगह हमने वापस दे दी, अपना देवा बटाला छम का एरिया वापस नहीं लिया। तो ये गलतियां हम बहुत बार कर चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम इन गलतियों को बार बार न करें। इस बार आर या पार कर्नल साहब, फैसला। एक अहम सवाल, ये सही वक्त है पीओके वापस लेने का? कर्नल साहब, ये सही वक्त है पीओके वापस लेने का? बिल्कुल सही वक्त है। 71 का वक्त भी बहुत सही था। उन 93,000 को कैद में रखते और उनको कहते कि कल सुबह से इनमें से ज्यादा नहीं, कम से कम 100 लोग फायरिंग स्क्वाड के सामने होंगे और ये कार्रवाई तब तक चलेगी जब तक कि आपका आखिरी बंदा जगह को खाली नहीं कर देता। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने अपने प्रिजनर वापस नहीं लिए, हमने अपनी जमीन वापस नहीं ली, हमने 2,500 सैनिक उस युद्ध में खोए। हमने तकरीबन 25 लाख डॉलर्स के करीब का अपना असला, हवाई जहाज, टैंक्स वहां बर्बाद हुए। हमने वॉर डैमेजेस भी क्लेम नहीं किए। तो इतने मेहरबान किस्म के लोग अब और नहीं चलेगा। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। जी केशव। कर्नल साहब, सिंदूर अभी तो चलेगा? जी नहीं अभी समझ तक पाया। सिंदूर खत्म तो नहीं हुआ है? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर्नल नहीं साहब, हुआ अभी और सिंदूर होना भी खत्म नहीं तो नहीं चाहिए। हुआ, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी? ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और हमारे देश की बच्चियों का जो इन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, ये ऐसा करने का मौका इन्हें नहीं देंगे। हमें इस लायक, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी हिमाकत दोबारा करने का दुस्साहस कर सकें। जी कर्नल साहब, एक जाते जाते एक आखिरी संदेश भारतीय देशवासियों को आप अगर कुछ देना चाहें तो? मैं वही संदेश दोहराऊंगा जो शायद साउंड डिसरप्ट हो गया था कि आज का समय ऐसा है जब
एक हर देशवासी को स्वर से स्वर मिलाकर देश की सरकार की बात बोलनी चाहिए। कदम से कदम मिलाकर हमारी तीनों सेनाओं के साथ चलना चाहिए और जो युद्ध में हमारे सैनिक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के जो लोग भी युद्ध में शामिल हैं, उनके परिवारों को हौसला देना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, ताकि जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उन्हें पीछे सर कर घूमकर चिंता करने की आवश्यकता ना हो। उन्हें पता हो कि मेरे देशवासी मेरे परिवार को संभाल कर रखेंगे, देखभाल करेंगे। और अगर मैं युद्ध में काम आया और वीर गति को प्राप्त हुआ तो मुझे इस चीज का मलाल नहीं होगा कि मैं उन देशवासियों के लिए मैंने प्राणों की आहुति दी जो इसके हकदार थे, वो डिजर्विंग थे। उस शांति के साथ यदि कोई वीर गति प्राप्त करेगा तो आगे स्वर्ग और पीछे भारत माँ की गोद। इससे अच्छा समय क्या होगा। जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था कि अब की ओर जब ऊठ निदान बने, अति ही रण में मैं जूझ मरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। जी कृष्ण। अद्भुत। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, हमें इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। और पूरे देश को इस वक्त आप पर फक्र है और अपनी भारतीय सेना पर बहुत ज्यादा गौरव है। और हमें निश्चित ही ये पता है कि आप पूरे इस धर्म युद्ध को अद्भुत तरह से पाकिस्तान को खाप में मिलाकर इस पर विजयी पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए।